आज हम 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है। एस के हुसैन सर। अम्ल, भस्म तथा लवण, तो इसके बारे में लॉन्ग में जानिए ताकि एग्जाम से लेकर के कंपटीशन तक काम आए और पढ़ाई आसानी से समझ आए, पढ़ने में मन लगे और नया वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए यहाँ एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल, भस्म और क्षार के बारे में पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर पूरा डिटेल में जानेंगे। तो पहले देखिए एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में। इसका जो एक्व सॉल्यूशन होगा वो खट्टा लगेगा खाने में। पॉइजन भी जो जहर होता है वो खट्टा होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला चीज है साइनाइड, जिसको जहां रखा जाता है तो अलमीरा के अंदर की चाबी, अलमीरा की चाबी और गेट की चाबी, ये तीन अलग अलग आदमी के पास होती है। तीन एक साथ आए तो वो जहर निकलेगा, साइनाइड। जब इराक को लड़ाई हुआ था किस देश से, तो उसमें साइनाइड मिला दिया गया, उसके नहर में, नहर फरात उसमें। तो वहां उतने साइनाइड की वजह से लोगों को बीमारी हो रही थी। कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, वैसे तो उसको छूने से मर जाएगा, इतना ज्यादा जहरीला होता है। तो उसका भी टेस्ट किया गया, एस लिखा और मर गया। एस से स्वीट होगा कि सॉर होगा कि साल्टी होगा, इस तरह से अलग अलग मिलते मिलते सोर टेस्ट, खट्टा, उसका पता चला, इतना ज्यादा जहरीला है साइनाइड। इलिमिनेट हाइड्रोजन गैस विथ मेटल, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है उससे। और एसिड और बेस मिलकर के तो सॉल्ट बना देता है, लेकिन एसिड और अल्कोहल मिलकर के एस्टर बनाता है। एस्टर में फल जैसी गंध होती है। अब जानिए थोड़ा सा बेस के बारे में, भस्म। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो तीखा लगेगा खाने में, और बेस है एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है, मालूम है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सभी एसिड बेस सॉल्ट के सॉल्यूशन करंट का फ्लो होने देते हैं। एसिड बेस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसमें से करंट फ्लो होगा, काहे कि उसमें आयन में टूट जाता है और आयन करंट को ले जाने का काम करता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लिक्विड है तो इलेक्ट्रोलाइट, और सॉलिड रहता तो कंडक्टर कहलाता। इसमें प्रेजेंट आयन ही करंट का फ्लो कराते हैं। आयन है जो करंट फ्लो करता है, जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकता है। अब कुछ ऐसा लिक्विड है जिससे करंट फ्लो नहीं होगा, उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, यानी सॉलिड रहे तो इंसुलेटर कहते हैं। इसमें आयन चूंकि बनते नहीं है इसलिए करंट फ्लो होगा नहीं। देखिए कुछ एसिड है जो किस में पाया जाता है। लेमन में जानिएगा साइट्रिक एसिड होता है। वाइनेगर, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। पेट में जो जूस निकलता है HCl निकलता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चूंटी में होता है फॉर्मिक एसिड, देखिएगा उसके पीछे बेलना चूंटी सब में फॉर्मिक एसिड रहता है, काट लेने से फूल जाता है। सेब में मैलिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, चाय पत्ती में टैंनिक एसिड, इमली में टारटेरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, पत्थर हो जाता है, लोग सुनिएगा, पेट में, गॉल ब्लैडर में, किडनी में, तो ये सब बनता है, हो जाता है। भूखे रहने की वजह से भी होता है, गैस बनने की वजह से भी होता है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है, जो ऑपरेशन करके आसानी से उसको निकाला जा सकता है। कुछ एसिड जो है जहरीला होता है, पॉइजनस भी होता है। तो खट्टा है तो पॉइजनस होगा ही,
जहर इकट्ठा होता है, एसिड होता है। जैसे फिनॉल जहर है, एसिड है, फिनॉल जहर है। कुछ एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कोरोसिव होते हैं, जिस जहां रखेंगे उसको खा जाएगा, जंग टाइप से लगकर कोरोजन हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए ये सबको शीशा में लगाया जाता है। हार्मफुल भी होता है, कहीं गिर जाए तो जल जाएगा। HNO3 है नाइट्रिक एसिड, जिससे खाद बनता है। विस्फोटक एक्सप्लोसिव भी बनाए जाते हैं। पेट में गैस निकलता है, अगर ज्यादा निकल जाएगा तो पेट में गैस या एसिडिटी हो जाता है, ज्यादा एसिड से पेट में दर्द होने लगता है, तो उसके चलते हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये खाएंगे तो एसिड से मिलकर न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट न्यूट्रल बनकर ठीक हो जाएगा पेट का दर्द। बेस है NaOH या KOH, ये गिरेगा तो स्किन जला देगा। लिटमस के बारे में थोड़ा सा जानिए। लिटमस को थैलोफाइटा क्लास का लिटमस पेपर जो खूब सुने होंगे, वो क्या होता है? तो लिटमस को थैलोफाइटा क्लास का पौधा है लाइकेन, उसी से निकाला जाता है जो पिंक कलर का न्यूट्रल अर्क, मतलब उसका रस होता है। अब मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, कौन मेटल कितना तेजी से रिएक्शन करता है, तो उसको देखिए। सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद टीन, उसके बाद लेड, और अब आ गया हाइड्रोजन, ये बीच का है। हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, Hg, Ag, Au, ये सब कम रिएक्टिव होता है और बिना ऑक्सीडेंट के साथ एसिड से भी रिएक्शन नहीं करता है, इतना कम रिएक्टिव होता है। जब सॉल्यूशन में एसिड अधिक रहता है तो उसे कंसंट्रेटेड या कम या सांद्र कहते हैं। एसिड ज्यादा है, पानी कम है तब। और अगर एसिड कम है, पानी जाते हैं, तो उसको डाइल्यूट कहते हैं। देखिएगा लिखा है बुक में, डाइल्यूट और कॉक। कुछ साल्ट है जिसको हवा में अगर हम खुला छोड़ देंगे तो वो पसीजने लगता है, सही बात। चीनी को देखेगा, नमक को ही देखेगा, खुला में छोड़ देने से पसीजने लगता है। तो ऐसे साल्ट को डिलिक्विसेंट साल्ट भी कहते हैं। जैसे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये साल्ट है, इसको हवा में खुला छोड़ देने से पिघलने लगता है, इसको हम डिलिक्विसेंट साल्ट कहते हैं। और इसका यूज होता है लिक्विड गैस सब में नमी है उसको सुखाने में कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं एसिड बेस और साल्ट के बारे में थोड़ा डीप में, कि 1884 में आर्हेनियस ने क्या कहा था एसिड के बारे में। बताया था कि दोज कंपाउंड विच गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे उसको एसिड कहेंगे। एंड बेसिस आर दोज कंपाउंड विच गिव्स OH- इन एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में जो सबस्टेंस OH- आयन दे उसको हम बेस कहेंगे। H देखिए, H+ देने वाला देखिए तो एसिड, OH देखिए, OH- देने वाला देखिए तो बेस, बस आर्हेनियस के हिसाब से। HCl एक्वस रिवर्सिबल, H+ अलग हो जाता है, Cl- एक्वस अलग हो जाता है। H+ दिया, H था एसिड। NaOH एक्वस रिवर्सिबल, Na+ एक्वस, OH- दिया, OH- था बेस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बेस। अब कैसे जानेंगे कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक है, इसको जानेंगे। द एसिड बेस व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, वैसा एसिड या बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली रूप से घुल जाए उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जैसे HClO4, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH, BaOH का होल्ड। वैसे ये सब मजबूत एसिड का अल्फा का वैल्यू 1 होता है, ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रूफ करेंगे, जानेंगे। और एसिड और बेस वैसा जो एक्वस सॉल्यूशन में पूरा ठीक से नहीं घुले उसको हम वीक एसिड या बेस कहेंगे। जैसे H2CO3, H2SO3, H3BO3, HCl, HOCl, NH4OH, ZNOH का होल 2, ALOH का होल 3, ये सब के लिए अल्फा का वैल्यू 1 से कम होता है।
It does not cover other substances that do not contain H plus and OH minus। लेकिन ये सारी बात अब तक थी जिसमें H plus और OH minus रहे उसी की, उसके अलावा वाली बात अभी इसमें नहीं है, आगे नए कंसेप्ट के साथ आएगा। अब देखते हैं बेसिसिटी या प्रोटिसिटी ऑफ एन एसिड। एसिड का बेसिसिटी या प्रोटिसिटी क्या होता है उसको देखिए। इट इज द नंबर ऑफ H plus ions furnished in aqueous solution। इट इज द नंबर ऑफ H plus ions, जितना संख्या में H plus आयन एक्वस सॉल्यूशन में देगा किसी एक मोल लिक्विड एसिड का। एन एसिड लिबरेटिंग, तो जितना देगा उतना ही उसमें से निकलेगा। तो कितना निकलेगा? H plus एक निकलेगा, या 2 निकल सकता है, या 3 निकल सकता है। एक निकलेगा तो उसको कहेंगे मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक, जैसे HCl एक H है। डाइबेसिक 2 देगा तो, या डाइप्रोटिक जैसे H2CO3 2 H है। ट्राइबेसिक या ट्राइप्रोटिक जिसमें 3 H प्लस देगा, जैसे H3PO4 है, 3 H है तो 3 H देगा। बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज अल्कली। वैसा बेस और अल्कली लगभग सेम समझता है होता है, लेकिन वैसा बेस जो पानी में घुल जाए उसको हम अल्कली कहेंगे। एसिडिटी या हाइड्रोक्सिसिटी ऑफ ए बेस, इसका उल्टा है, बेस का एसिडिटी या हाइड्रोक्सिसिटी। इसमें भी देखेंगे कि पानी में घुलने के बाद कितना OH माइनस देता है, उसी हिसाब से इसका नाम पड़ेगा। द नंबर ऑफ OH माइनस आयन फर्निश्ड बाय ए मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस। बेस का एक मॉलिक्यूल जितना OH माइनस फर्निश करेगा वाटर, उसी के नाम पे उसका नाम पड़ेगा। तो देखिए जैसे मोनो एसिड या मोनोहाइड्रिक मतलब 1 OH, डाई एसिड या डाइहाइड्रोक्सिक मतलब 2 OH, ट्राई एसिड या ट्राइहाइड्रोक्सिक मतलब 3 OH। ये था एसिड बेस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब एसिड बेस का दूसरा कॉन्सेप्ट देने के लिए ब्रॉन्स्टेड-लियोनी कॉन्सेप्ट 1923 में आया। क्या है देखिए, a substance which gives a proton and a base a substance which accept proton। एसिड उसको कहा गया ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जो प्रोटॉन को ले ले, और बेस उसको कहा गया, एसिड उसको कहा गया ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से 1923 में जो प्रोटॉन को हटा दे, और बेस उसको कहा गया 1923 में ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जो प्रोटॉन को ले ले, उसको बेस कहेंगे। बेस मान लिया B प्लस H प्लस प्रोटॉन बराबर रिवर्सिबल B प्लस H, यही एसिड है। अब जो ये बना है सच रिलेटेड पेयर ऑफ एन एसिड बेस जो बना है इज सेड टू बी कॉन्जुगेट टू वन अनदर, एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाता है। अब कैसे एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाता है इसके चलते पूरा हम बताते हैं अभी किसका कौन कॉन्जुगेट है। H प्लस जोड़ देने से कैसे कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है, या OH माइनस से कैसे कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, उसको देखिए बताते हैं। A strong conjugate acid has a weak conjugate base। जो strong conjugate acid होगा उसका weak conjugate base होगा, और जो weak acid होगा उसका strong conjugate base होगा, उल्टा होता है। All Arrhenius acids are also Bronsted acid। जितना भी Arrhenius acid है वो Bronsted acid तो होगा, लेकिन सारा का सारा Arrhenius का बेस Bronsted का बेस नहीं होगा। देखिए अब हम देखते हैं एसिड और बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन है और उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, उसको गौर से देखिए। एसिड H2SO4 तो उसका कॉन्जुगेट बेस HSO4 माइनस, उसमें एक H हटा देते हैं। उसी तरह बेस है H2O, इसका कॉन्जुगेट एसिड, इसमें एक H प्लस जोड़ देते हैं। एक H प्लस जोड़ देने से कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा बेस में जोड़ने से, और एक H हटा लेने से, एक H माइनस हटा लेने से कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा एसिड का। H2O का कॉन्जुगेट बेस को H माइनस, देख रहे हैं H माइनस के लिए हटाया हुआ है, और NH3 का कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस। HCl एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, और OH माइनस है बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड H2O। H3O प्लस है एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस H2O। OH माइनस है बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड H2O। NH4 प्लस है एसिड, इसका कॉन्जुगेट
बेस NH3, H2O है बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस, Fe H2O का होल 6 3 प्लस, इसका कॉन्जुगेट बेस Fe H2O का होल 5 OH2 प्लस, H2O है बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस, H2O है एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस, H2O है बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस, HClO4 है एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस ClO4 माइनस, और H2SO4 है बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड H3SO4 प्लस। बस दो ही बात याद रखना है, एसिड से बेस बनाएंगे कॉन्जुगेट, तो एक H माइनस हटा देंगे, बेस से बनाएंगे एसिड कॉन्जुगेट, तो एक H प्लस जोड़ देंगे, बस इतना ही बात है। A substance acts as an acid only when another substance capable of accepting a proton. कोई सबस्टांस अगर एसिड के जैसे काम करता है तभी एसिड के जैसे काम करेगा, जब कोई दूसरा सबस्टांस उससे प्रोटॉन को लेने वाला रहेगा तब ना उसको देगा, तो एसिड जैसा काम करेगा। लेने वाला नहीं रहेगा तो एक प्रोटॉन हटा पाएगा, दूसरा ले पाएगा, तो एसिड जैसा काम नहीं करेगा। ऐसो कॉल्ड, तो उसी चीज को हम एसिड बेस का प्रोटॉनिक थ्योरी भी कहते हैं। वाटर को माना गया है एम्फोटेरिक, हर्माफ्रोडाइट जैसे माना जाता है अर्थवॉर्म में। तो एम्फोटेरिक का मतलब हुआ कि एसिड बेस दोनों गुण हैं, हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही मेल फीमेल दोनों है। तो देखते हैं H2O को रिवर्सिबल H प्लस OH माइनस, ये एसिड भी है और बेस भी, दोनों जैसा गुण दिखा है, इसलिए इसको कहा गया एम्फोटेरिक। Acetic acid behaves as a strong acid. Ammonia and as a base in anhydrous HF. Acetic acid जो होगा behaves as a strong acid जैसा काम करता है acetic acid, और अमोनिया and as a base काम करता है कहाँ, एनहाइड्रस HF में। अब देखिए आइसोप्रोटोलिसिस क्या होता है। प्रोटोनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड बाय प्रोटॉन फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कंपाउंड। प्रोटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड का जो प्रोटेशन है, जो प्रोटॉन देगा फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स को ऑफ द सेम कंपाउंड से। जैसे कैसे देता है देखिए, H2O प्लस H2O रिवर्सिबल H3O प्लस प्लस OH माइनस, इसमें कॉन्जुगेट एसिड भी बन रहा है। H2SO4 प्लस H2SO4 रिवर्सिबल H3SO4 प्लस प्लस HSO4 माइनस, NH3 प्लस NH3 रिवर्सिबल NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस, CH3OH प्लस CH3OH रिवर्सिबल CH3OH2 प्लस प्लस CH3O माइनस। अब हम प्रोटॉन के बेसिस पर सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको देखिए। पहला है प्रोटोफिलिक, फिलिक मतलब लव, प्रोटॉन से लव करना। सॉल्वेंट विच हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का ज्यादा कैपेसिटी रखता है, उसे तो लव करता है, उसको हम प्रोटोफिलिक कहेंगे। मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन है प्रोटॉन के बेसिस पर। तो प्रोटोफिलिक का एग्जांपल होगा वाटर, अल्कोहल, लिक्विड, अमोनिया। दूसरा है प्रोटोजेनिक, ऐसा सॉल्वेंट विच हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। उल्टा है, ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को डोनेट करने की ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी रखता है, उसको प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे वाटर, HCl, ग्लेशियल, एसिटिक एसिड। उसी तरह तीसरा है एम्फीप्रोटिक, ऐसा सॉल्वेंट विच कैन बोथ एक्सेप्ट एंड डोनेट ए प्रोटॉन। ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, उसको हम एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे वाटर, लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल। एप्रोटिक, ऐसा सॉल्वेंट विच कैन नाइदर एक्सेप्ट और नॉट डोनेट ए प्रोटॉन। ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को ना तो एक्सेप्ट करे ना डोनेट करे, उसको हम एप्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे।
जैसे बेंजीन CS2 CCl4 etc। लेवलिंग सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर किस तरह से लेवलिंग सॉल्वेंट जैसा काम करता है? वाटर एक्ट्स एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। वाटर एसिड बेस दोनों में एम्फोटेरिक है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेस जैसा ही अच्छा काम करता है। बिकॉज इट हैज ए ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। क्या है कि वाटर में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी होती है, इसलिए वो बेस जैसा ही अच्छा काम करता है। फ्रॉम मिनरल्स एसिड, मिनरल एसिड से हम देखते हैं H2O plus water reversible H3O plus A-। All strong acid reacts almost with water। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो लगभग पानी के साथ रिएक्ट होगा ही होगा और H3O प्लस बनाएगा ही बनाएगा। ऑल एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन अपीयर इक्वली स्ट्रॉन्ग। सारा का सारा एसिड एक्वस सॉल्यूशन में बराबर ही मजबूती दिखाता है। वाटर इज दस कॉल्ड एज ए लेवलिंग सॉल्वेंट। इसलिए वाटर सारे के सारे मजबूत कमजोर सबका लेवल एक जैसा अपने अंदर में कर लेता है, इसलिए वाटर को लेवलिंग सॉल्वेंट कहा जाता है। बिकॉज इट लेवल्स ऑल द एसिड्स टू द सेम स्ट्रेंथ, लेवलिंग इफेक्ट। क्योंकि सबका लेवल को अपने अंदर में पानी एक बराबर कर लिया, इसलिए इसको हम लेवलिंग इफेक्ट भी कहते हैं और वाटर को लेवलिंग सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब ये दो एसिड और बेस के बारे में साइंटिस्ट की बात खत्म हो गई थी। अब तीसरा आया है लेविस कॉन्सेप्ट 1938 में। किसने क्या बतलाया इसको देखिए। एन एसिड इज एन स्पीसीज व्हिच इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1938 में लेविस का कहना है कि एसिड उस स्पीसीज को हम कहेंगे जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता हो। एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लेविस के हिसाब से। एंड बेस इज ए स्पीसीज दैट इज हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन। और बेस उस स्पीसीज को कहेंगे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को हटाने की कैपेसिटी रखता हो। इस तरह से सारा का सारा ब्रॉन्स्टेड बेस जो है वो लेविस बेस भी है, लेकिन सारा का सारा ब्रॉन्स्टेड एसिड लेविस एसिड नहीं है। एन एसिड में आल्सो बी ए स्पीसीज विदाउट एनी प्रोटॉन। कुछ ऐसा भी एसिड है जो एक एन एसिड में आल्सो बी ए स्पीसीज, कुछ ऐसा भी एसिड है जो ऐसा स्पीसीज है जो बिना प्रोटॉन का भी हो सकता है। लेविस एसिड में बी ऑफ सेवरल टाइप्स। लेविस का एसिड जो है कितने अलग अलग टाइप का होता है, उसको देखिए। लेविस एसिड के बारे में देखिए। पहला, कंपाउंड हुज सेंट्रल एटम हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसा कंपाउंड जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है, वह भी एसिड हो सकता है। जैसे BF3, AlCl3, GaCl3, FeCl3। उस दिन हमने बताया था AlCl3 में उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे, तो देखे थे कि उसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट तो ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। या किसी किसी में देखे थे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है फिर भी वो एग्जिस्ट करता है। तो AlCl3 को अगर हम उसी तरह से बनाते हैं तो AlCl3 को अगर हम उस तरह से बनाते हैं तो इसमें देखिए क्या नजर आएगा। इसमें देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहेंगे, और जिसमें ज्यादा रहता है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड कहते हैं। फिर भी वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन सबका डोएट या ऑक्टेट पूरा होना अच्छी बात है, लेकिन ये सब फिर भी एग्जिस्ट कर जाता है। जैसे हम देखते हैं AlCl3 में A लिख दीजिए और Cl लिख दीजिए 3, 1, 2, 3। इसका 7 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका भी 7 है। इसका होता है 3, 1, 2, 3, 7 है ना, 1 मिला लिया तो 8, 7 है ना, 1 मिला लिया 8, 7 है ना, 1 मिला लिया 8, इसका 8, इसका 8, इसका 8 हो गया। और इसका 3 था, 3 मिलाया 6 ही हुआ। इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहलाता है। तो इस तरह का कंपाउंड लेविस एसिड कहलाएगा। दूसरा, कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम हैज अवेलेबल d ऑर्बिटल्स एंड मे एक्वायर्स मोर देन एन ऑक्टेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल रहे एंड मे एक्वायर्स मोर देन एन ऑक्टेट, और ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को
वैलेंस शेल में भर ले, वो भी होता है लेविस एसिड, जैसे SnCl4, PF3, PF5, SF4, SeF4, TeCl4, TiX4 और GX4। अब हम लेविस एसिड का अगला देखते हैं, ऑल सिंपल कटाइंस। सारा का सारा सिंपल कटाइंस भी लेविस एसिड जैसा काम करता है, जैसे Na+, Ag+, Cu2+, Al3+, Fe3+ और H+। अगला मॉलिक्यूल्स विथ मल्टीपल बॉन्ड्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड हो बिटवीन एटम्स ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के बीच होना चाहिए। जैसे OCO के बीच मल्टीपल बॉन्ड, SO3 में, SO2 में मल्टीपल बॉन्ड है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग डिसिमिलर एटम के बीच में। एलिमेंट्स विथ इलेक्ट्रॉन सेक्सेस्ड, एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन 6 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर। और छठा है मेटल्स एटम्स इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल एटम अगर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में जैसे NiCO का होल 4, तो ये सब था लेविस एसिड जैसा काम करने वाला। अब है लेविस बेस जैसा काम करने वाला, सारा का सारा सिंपल नेगेटिव आयन, जैसे Cl- F-। दूसरा मॉलिक्यूल्स विथ 1 और 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स जिसमें एक या दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, बिना शेयर किया हुआ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, जैसे H2O, NH3, PS3, ROH, R2O, R2S, pyridine, ये सब लेविस बेस जैसा काम करता है। सी मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड व्हेन दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड होना चाहिए जब वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, तो वह भी लेविस बेस जैसा काम करता है, जैसे C2H4 in AgC2H4 पल्स। और लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड होता है वो भी लेविस बेस जैसा काम करता है, जैसे CO in NiCO का होल 4। अब हम देखते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, HSAB। A hard acid is that in which electron accepting atom is small. हार्ड एसिड किसको कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग जो एटम है वह छोटा है, हैज ए हाई पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उस पर चार्ज पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एंड हैज नो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इजीली पोलराइज्ड और रिमूव्ड, और उसमें इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करने के लिए या रिमूव करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएगा हार्ड एसिड। और सॉफ्ट एसिड इज दैट इन व्हिच द एक्सेप्टर एटम इज लार्ज। सॉफ्ट एसिड उसको कहेंगे जिसमें एक्सेप्टर एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, उसमें छोटा था, इसमें बड़ा होगा। कैरीज ए लो पॉजिटिव चार्ज, उसमें हाई पॉजिटिव चार्ज था, इसमें लो पॉजिटिव चार्ज होगा। और इट हैज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, और इसमें जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होगा विच आर इजीली पोलराइज्ड या डिस्टॉर्टेड, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दिया जा रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन को आसानी से दिया जा सकेगा, ये कहलाएगा सॉफ्ट एसिड। ए लेविस बेस व्हिच होल्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली इज कॉल्ड हार्ड बेस। लेविस बेस क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को मजबूती के साथ पकड़े रहेगा, नहीं छोड़ेगा, उसको कहेंगे हार्ड बेस, जैसे OH- F- H2O, NH3, CH3O, CH3H2, मतलब कीटोन। A लेविस बेस in which the position of electron is easily polarized। लेविस बेस उसको भी कहते हैं जिसमें पोजीशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का वह आसानी से हटने वाला होगा, उसको हम सॉफ्ट बेस कहते हैं, जैसे I-CO, CH3S- CH3 का होल 3P। The bonding between hard acid and hard base is chiefly ionic। हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह आसानी से आयनिक बॉन्ड ही बनता है, एंड दैट बिटवीन सॉफ्ट बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड, और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह ज्यादातर कोवैलेंट हुआ करता है। और अब हम इसमें देखते हैं हार्ड एसिड के बारे में। तो हार्ड एसिड में देखिए H+, Li+, Na+, K+, Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Mn2+, Al3+, Cr3+, CO3+, Fe2+, Ala3+,
C3 प्लस AsC3 प्लस BF3 AlCl3 AlMe3 SO3। अब देखते हैं सॉफ्ट एसिड Pb2 प्लस Cd2 प्लस Pg2 प्लस Hg2 प्लस Cu प्लस Ag प्लस Ti प्लस Hg22 प्लस GSCl3 B2H6 Ro प्लस Rs प्लस I2 Br2 और मेटल्स आइटम्स। अब चौथा कंसेप्ट है एसिड और बेस के बारे में, लक्स फ्लड कंसेप्ट। ए बेस इज एन ऑक्साइड आयन डोनर। बेस जो होगा वो ऑक्साइड आयन डोनर होगा और एसिड जो होगा वो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होगा। ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड वाला आयन, ऑक्सीजन वाला आयन एक्सेप्टर होगा। और पांचवा है एसिड बेस के बारे में, इनवोल्ड कंसेप्ट। एसिड एंड बेस आर द इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इनवोल्ड कंसेप्ट में है कि एसिड और बेस इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। और लास्ट है एसिड और बेस के बारे में, उसनोविच कंसेप्ट। ये क्या है देखिए, एन एसिड इज एनी केमिकल स्पीसीज। एसिड जो होता है वो ऐसा केमिकल स्पीसीज होता है विच रिएक्ट्स विद बेस, जो बेस से रिएक्ट होता है। सही बात है, एसिड तो बेस से रिएक्ट होता ही है। गिव्स अप कटायन और एक्सेप्ट एनायंस और इलेक्ट्रॉन, और रिएक्शन करने के बाद कटायन देता है या इलेक्ट्रॉन या एनायन को एक्सेप्ट करता है। पुराने वाले से मिला हुआ कंसेप्ट है ये। बेस इज एनी केमिकल स्पीसीज। उसी तरह से बेस एक ऐसा केमिकल स्पीसीज है विच रिएक्ट्स विद एसिड, एसिड से रिएक्ट करता है। सही बात है। और गिव ऑफ एनायन, और देता है एनायन या इलेक्ट्रॉन, या कटायन के साथ कंबाइन करता है। दिस कॉन्सेप्ट कवर्स ऑल लेविस एसिड एंड बेसेस। ये कंसेप्ट सारा का सारा लेविस बेस और एसिड कंसेप्ट को कवर करता है। सही बात है। और इंड्यूसेस रिडॉक्स रिएक्शन को भी बताता है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। द केस विथ विच एन एसिड लॉसेस ए प्रोटॉन। ऐसा केस जिसमें एसिड प्रोटॉन को लॉस कर दे, H प्लस को प्रोटॉन को लॉस कर दे, एंड ए बेस टेक्स अ प्रोटॉन, फिर उसी को बेस ले ले, उसी को एसिड की मजबूती कहते हैं। कितना लॉस क्या कितना दूसरे को दे दिया, उसकी मजबूती कहलाती है एसिड। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म ऑफ के। इसको नापते हैं के टर्म में कि एसिड कितना मजबूत है। पी के वैल्यू निकालते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। इफ pKa या pK वैल्यू इज नेगेटिव, अगर pKa या pKb का वैल्यू नेगेटिव है तो इट इंडिकेट्स दैट द एसिड और बेस इज स्ट्रांग। तो pKa का वैल्यू या pKb का वैल्यू नेगेटिव इंडिकेट करता है कि एसिड या बेस मजबूत है। द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। एसिडिक स्ट्रेंथ जो बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा? एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अटैच्ड विद हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे Hi से कम H2S, उससे कम BH3, उससे कम SiH4, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ विद इंक्रीज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से भी एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे HF से ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI। सही बात है। जैसे साइज बढ़ रहा है, क्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन, ऊपर से नीचे पीटी में आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। कितना आसान है, साइज बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा। इन ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड में एसिडिक नेचर बढ़ेगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ। जैसे H4Cl से ज्यादा HOCl, से ज्यादा HOClO2, से ज्यादा HOClO3, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ऑक्सी एसिड में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसका बढ़ रहा है। कितना आसान बात है। अब देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेस की मजबूती। द बेसिसिटी ऑफ ए कंपाउंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिसिटी जो कंपाउंड की है वो घटती है, कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने की वजह से कंपाउंड की बेसिसिटी घट जाती है। जैसे NH3 से कम H2O, उससे कम HF, ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। देखिए होता है ना, N से ज्यादा O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बेसिक
कैरेक्टर बेसिक मजबूती घट रही है। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम इंक्रीज बेसिसिटी। अगर एटम पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। जैसे HO, H2O, H3O। CSOH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। याद रखिएगा, CSOH सबसे ज्यादा मजबूत बेस होता है। CSOH सबसे ज्यादा मजबूत बेस होता है। सबसे अच्छा बेस NaOH, फेमस बेस, किंग ऑफ एसिड H2SO4 की तरह से CSOH सबसे ज्यादा मजबूत बेस होता है। हाइयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर ज्यादा हो जाए तो मोर इज द बेसिक ऑफ एमीन, तो उससे बना हुआ एमीन ज्यादा बेसिक होगा। अब एसिड और बेस के बारे में हो गया। अब हम जानते हैं, देखते हैं सॉल्ट के बारे में। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. SK हुसैन Sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। SK हुसैन सर।